जी अस्सलाम वालेकुम। शफीक अमान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये दुआ देते हैं हम आपको कि आपके लिए ये दिन खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। लेकिन अखबारात ने इन खबरों को किस तरह देखा, एक नज़र उस पर डालते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज PTI की शिकस्त की वजह पार्टी इख्तलाफात बने और OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त, JUI ने पेशावर में मैदान मार लिया। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी भी इसी से मुतालिक है, शिकस्त तस्लीम, महंगाई पार्टी इख्तलाफात वजह करार, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI रोजनामा की सुर्खी है, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात, गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दुनिया के लिए खतरा, आर्मी चीफ। रोजनामा नवाए वक्त ने OIC इजलास पर सेक्रेटरी जनरल OIC बयान को अहमियत दी। अफगानिस्तान पर OIC कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, हुसैन इब्राहिम, शाह महमूद कुरैशी। नई बात की सुर्खी भी इसी इशू से मुतालिक है, OIC वज़राए खारजा की अलग अलग मुलाकात, उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान को तनख्वाह करने की गलती नहीं दोहराएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। इंग्लिश अखबार द नेशन की मेन स्टोरी है, अमेरिका मस्ट रिव्यू इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। FM डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, JUIF स्टील्स लाइमलाइट एमिड डिसमेल PTI शो इन KP पोल्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी है, JUIF विंस बिग एस PTI गेट्स ड्रॉपिंग इन KP LG पोल्स। डेली टाइम्स ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बारे में सुर्खी लगाई है, ह्यूज ब्लो टू PTI। द न्यूज ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। यस वी एडमिट डिफीट सेज PTI। ये थी जी अहम खबरें और एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। KP के बल्दियाती इंतखाबात, PTI बामुकाबला PTI। इमरान खान ने शफाफ इंतखाबात और ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का वादा पूरा कर दिया। मुल्क में नैब चलेगी या सियासत, आसिफ अली जरदारी। KP के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग का सफाया। कौमी अखबारात के OIC इजलास और अफगानिस्तान पे इदारिये हैं, वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और रोजनामा डान में आरफा नूर साहिबा का कालम है, मेकिंग इट ट्रूली लोकल, उस पर बात करेंगे। और टॉप ट्रेंड है इमरान खान, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या ये ना हमारे स्टूडियो का AC गर्मी में इतना तेज़ नहीं होता जितना सर्दियों में तेज़ होता है। गर्मी में पसीने आते हैं और सर्दियों में हमारा वो काफ़ी टेस्ट क्या कहते हैं, टेस्ट लेता है। बल्दियाती इंतखाबात KP के जो हुए उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ी जो बात पॉजिटिव आई वो ये कि PTI के लीडरशिप ने शिकस्त को तस्लीम किया। ये मेरा ख्याल एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी शिकस्त को नहीं मानते, और PTI ने प्रैक्टिकली बताया कि वोट को इज्जत कैसे दी जाती है। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि जी जो वहाँ की सूरत हाल थी आपस में, जिस तरह PTI ने शिकस्त को तस्लीम किया है, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने भी इंतखाबात की शफाफियत को भी तस्लीम कर लिया? वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहली दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान भी ये मानेंगे कि PTI ने शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन ये कि जो फवाद साहब का कल मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू सुन रहा था, तो उनका बेसिक थीम यही था कि वहाँ पे जो तंजीमी मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा थे, और PTI बामुकाबला PTI, वर्कर नाराज़, आपस के अंदर रिक्टों की गलत तकसीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबब बनी। लेकिन सीखने का मौका तो है और गलतियाँ सुधारने का मौका भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना, इलेक्शन की बात कर रहे थे शफाफियत की, इलेक्शन शफाफ हुए, इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। अब देखिए इसमें PTI का मुकाबला PTI से था, और ये जो बगले बजा रहे हैं ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, उनको तो देखे ना मार्जिन उनका क्या है, उनको कॉल आपके वो तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं आए। हाँ। और देखिए PTI का वोट इंटैक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेजॉरिटी वोट देखें तो उनका मेजॉरिटी वोट इंटैक्ट है, लेकिन वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं कर सके, टिकटों की तकसीम। और फिर देखिए इमरान खान का एक नारा था कि आप अकरबा प्रॉपर्टी ना करें, और मोस्टली देखें जो उनका रिश्तेदार खड़े हुए थे जो वहाँ PTI के थे, और इस लोगों को ये भी रिजेंटमेंट थी कि आप वर्कर को दें। और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं ना आपको,
वो वही हैं जो अपने से पीटीआई से नाराज होकर दूसरी तरफ गए थे। सही। तो आप पहले ही टिकटें जो डिजर्व लोगों को दें, जो इमरान खान की पॉलिसी है, जो 22 साल से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जब आप लीडर की आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ठीक। फिर ये देखेंगे अपना जो इलेक्शन कराते थे मुराद अली शाह या शहबाज शरीफ या दूसरे लोग कराते थे, उनका मुवाजना करें इन इलेक्शन से। और इसमें ये बड़ी बात है कि कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम करी, लेकिन इससे आगे की हिकमत अमली बनाए क्या करना उन्होंने। बिल्कुल सही। और बिल्कुल ये ठीक। इसको ना लेके बैठने जाएंगे भी दूसरा मरला है और उसमें देखें क्या, और अपनी सारी देखेंगे क्या उनके अपनी सफ़े दुरुस्त करनी है, किस पे कहाँ उन्होंने, और वही होगा तभी होगा जब इमरान खान की पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर जाती और दोस्त और ये और वो मेरिट पे टिकट नहीं देंगे तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे और फिर यही होगा। अब कुछ कहते हैं कि ये आइंदा इंतखाबात का पैमाना है। ये मेरा ख्याल ये बहुत आगे की बात कर रहे हैं। आइंदा इंतखाबात जो होते हैं कौमी इंतखाबात, उसमें ये क्राइटेरिया और होते हैं, उसमें हल्के होते हैं। और ये पूरे शहर का इलेक्शन था। अब कोई के पेशावर के कुहाड़ के दूसरे की मिसालें देते हैं, ये वो हल्के का इलेक्शन नहीं। कुछ कहते हैं जी पीपल्स पार्टी 50,000 वोट ले गई, ANP 49 ले गई और PTI 50+ ले गई। ये जहन में रहना चाहिए कि पूरे शहर का इलेक्शन है। जो 60 से 70,000 वोट पड़े हैं ना, ये किसी एक हल्के का इलेक्शन नहीं है। ये जहन में रख लें कि ये मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन था और उसमें तमाम पूरा शहर उसमें इन्वॉल्व था। बिल्कुल ठीक। तो वो जो वोट आ रहे हैं ना, अगर ये अपना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक है, उन्होंने उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, लेकिन इसको इस तनाजुर में देखें कि ये नेशनल इलेक्शन नहीं है, कि हल्कों का इलेक्शन नहीं है। उसमें हल्के होते हैं और उसमें उसका जो ना पॉलिटिकल उसकी केमिस्ट्री वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बहरहाल अच्छी बात है, उन्होंने अपना शिकस्त तस्लीम कर ली है और आगे की स्ट्रेटजी बेहतर बनाएं ताकि ये ना हो, और वो जो अपने PTI वर्सेस PTI का जो तस्वुर है वो ख़त्म हो। बिल्कुल ठीक है। अब मोहम्मद सज्जाद साहब हैं PTV के नुमाइंदे पेशावर में, वो हमारे साथ लाइन पे, मैंने कहा वो वहाँ मौजूद थे, कवर कर रहे थे, ज़रा वो बेहतर बता सकेंगे। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद साहब, हम बात कर रहे हैं कि PTI को एक सेटबैक तो पहुंचा है और पेशावर में ख़ास करके आप वो कवर कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हुई, किन वजूहात की बिना पर PTI को ये धचका पहुंचा है जो पेशावर में हुआ और फिर KPK के अंदर भी? जी, इस तरह था कि इस सूबे के 17 अजला में इंतखाबात हो रहे थे, यानी सूबे के टोटल 35 अजला है, 18 अजला में अभी इंतखाबात होने हैं। पेशावर की बात अगर मैं करूँ तो पेशावर में लोग तो बड़ी तादाद में, अगर मैंने मुज़ाफ़रात का इलेक्शन कोड किया है, फिर शेर का मुज़ाफ़रात से लोग नहीं थे वो पोलिंग स्टेशन पे। एक बात ये भी थी कि हर वोटर ने 6 वोट कास्ट करने थे, यानी इसमें विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल थे। देहाती इलाके में उसको विलेज काउंसिल कहा जाता है और जो शहरी इलाका है उसको नेबरहुड काउंसिल। तो वहाँ 6 वोट कास्ट करने थे, उसकी वजह से जो वोट का जो अमल था वो सभी का शिकार रहा। वोट उस अंदाज से। ठीक है सज्जाद, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आप वो अमल का ना बताएं, वो तो कवर हो गया। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पेशावर में PTI के केस की क्या वजह है, क्या वहाँ पे क्या बुनियादी चीज़ें थी जो आपने नोट की? सर, एक चीज थी कि PTI के मुकाबले पे में PTI के आजाद अरकान खड़े हुए, अच्छा, वजह से भी उनको शिकस्त का सामना हुआ है। और दूसरी बात, पेशावर सिटी का जो मेयर है जिस पर ज्यादा जोर था, उसमें बहुत ज्यादा वोट वो मुस्तरद हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है हमारे वोट से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए, जिनसे पे वो लीड पे है वो अभी कामयाब नहीं हुए। मैं ये बात भी बताता चलूँ कि वहाँ एक काउंसिल है जो 22 है, उस पर इलेक्शन मुलतवी हुआ है। वहाँ लड़ाई की थोड़ी शिकायत हुई थी, पोलिंग स्टेशन में बदतमीजी हुई थी, तो उसके बाद पोलिंग रोक दी गई थी और उसमें तकरीबन 9,000 वोट कास्ट होने हैं। तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा वोटों के जो PTI के जो, अच्छा ठीक है, वो यही लड़ाई करे। अच्छा, ये आखिरी एक सवाल और बताएं कि ये सज्जाद साहब जो जीतने वाले अरकान हैं आज़ाद, उनकी ज़्यादातर तादाद किस सियासी जमात से वाबस्ता है? ज्यादातर जो लोग खड़े हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आजाद खड़े थे, उस वजह से उनको शिकस्त का सामना हुआ है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो सूबे में दूसरी नंबर पर PTI है। PTI की जो पोजीशन है वो दूसरी नंबर है, तो उनकी नाकामी ऐसे हम नहीं कह सकते। उनके वोट भी है वो ज्यादातर नशे पे दूसरे नंबर पर भी आई है। बहुत शुक्रिया सज्जाद।
वो कहते हैं कि जी जो वोट है वो इंटैक्ट है केपीके में, पीटीआई का बढ़ा नहीं है लेकिन वो अपनी जगह पे कायम है। देखिए, अब ये जो 13 आज़ाद अरकान है ना, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में किस जमात में शामिल होते हैं। अगर इनकी मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई में शामिल हो जाती है तो वो जो बैलेंस है वो ज़रा बेहतर हो जाएगा जेयूआई के मुकाबले में। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखें, सब लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो असल इंतखाब जो है वो खुद पीटीआई के साथ था। यानी जैसे जो तंजीमी सलाहियत है उसके मामलात, टिकटों की तकसीम के मामलात, अकरा परवरी के मामलात, एक बंदा दुबई से बैठा हुआ है उसको लाके आप टिकट फौरी तौर पे दे देते हैं, फिर ये रिश्तेदारों के अंदर जो टिकटें बटी हैं, वो बहुत से ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से इनकी एक शिकस्त हुई है। महंगाई एक इशू हो सकता है लेकिन महंगाई से बड़ा इशू जो है वो पार्टी के तंजीमी मामलात मुझे ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आते हैं। वर्करों के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। अब आपने पेशावर शहर की बात की है, आपको बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, पेशावर में जो टर्न आउट आया वो 12% आया है, यानी वोटर बाहर निकला ही नहीं है। अब ये जो वोटर बाहर नहीं निकला, ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? या अदम दिलचस्पी है या पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला, उसने जाके वोट नहीं डाले। ये पूरा शहर था सर, और इस पूरे शहर से अगर 50-50 हज़ार 70 हज़ार वोट लेके लोग जीते हैं तो इसका मतलब है कि लो टर्नआउट है। और मैंने बताया कि 12% केपीके का टर्नआउट, पेशावर शहर का टर्नआउट नजर आया है। दूसरी बात यह है कि वैसे एक बात तो आप क्रेडिट दें यहाँ के इलेक्शन से कि मौलाना फजलुर रहमान की जीत के बाद कम से कम ये जो इस्तीफों की सियासत है, मैं ना मानूं की बात है, ये तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि अब वो भी इक़्तिदार के खेल का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बन गए हैं और निचली सतह से जो है वो लोकल गवर्नमेंट में उनका हिस्सा जो है वो नजर आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब शायद फजलुर रहमान इस्तीफों की बात ना करें, अगरचे वो खुद पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक रास्ता वहां पे बना लिया है। ये बात है। दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो केपीके है, अगरचे आपको पता है 2015 में भी इलेक्शन जब हुए थे केपीके के अंदर तो 11-12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां केपीके की में पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। और ये एक डाइवर्सिटी है। इससे पहले हमने माजी में इंतखाब देखे हैं शहबाज शरीफ साहब के, यानी 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट में वो अपोजिशन को जीतने नहीं देते थे। यही हाल पीपल्स पार्टी का सिंध में है। ये इलेक्शन की शफाफियत बता रही है कि देखिए इतनी डाइवर्सिटी है कि इसमें हर जमात अपना अपना हिस्सा लेकर आई है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, उनको सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन्होंने कहा हम नताइज को तस्लीम नहीं करते, यानी वो अपने उस एटीट्यूड से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है कि केपीके के लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट किया है तो आप नताइज को कबूल करने की बजाय ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें एक साजिश के तहत वहां से हराया गया। ठीक है खालिद साहब, पीपल्स पार्टी के तो इल्जामात अपनी जगह पे, नून लीग का भी सफाया हो गया। आप नहीं समझते कि अब देखें वहाँ पे जेयूआई, पीटीआई और एएनपी और उसके बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग तो कहीं नजर ही नहीं आई इस इलेक्शन में। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जो बड़ी कौमी जमातें हैं वो इन इंतखाबात में नज़र नहीं आई। लेकिन सबसे पहले जो असल मसला जो हुआ है वहाँ केपी के अंदर, वो तो पीटीआई की जो नशिस्तें कम हुई हैं उसकी असल वजह यह है कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे वो अपने पार्टी के जो टिकट होल्डर थे उनके खिलाफ खड़े थे। और उसकी मैं राणा साहब आपको 1-2 बड़ी मिसालें भी यहाँ देना चाहता हूँ कि कोहाट के अंदर जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार आए हैं शफीउल्लाह खान, अब वो पीटीआई के उहदेदार थे वहाँ पर, पहले उनको टिकट नहीं मिला था और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने 25,000 वोट लिया। और दूसरे नंबर पर जो है फिर वो आज़ाद जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो आए हैं। इसी तरह लक्की मरवत के अंदर जो पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शफकतुल्लाह, वो टिकट होल्डर थे, पार्टी के उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में डॉक्टर इकबाल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे। इसी तरह गजनी खेल के अंदर जो है वहाँ पर जो है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार मोहम्मद सलीम थे उनके मुकाबले में जो पीटीआई के जो वहाँ शफीक साहब एमपीए हैं हशामुल्लाह, डॉक्टर हशामुल्लाह, उन्होंने अपना खालाजाद भाई जो है वो खड़ा किया हुआ था। और इसी तरह पेशावर के अंदर भी नूर आलम ने खुलेआम जो जेयूआई के उम्मीदवार थे उनको जो है वो सपोर्ट किया और अरबाब वसीम ने भी जो है आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया। और इसी तरह पूरी केपी के जो पहले मरहले के इंतखाबात थे वहाँ जो पीटीआई के अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, जो आपस के इख्तलाफात हैं, और वो भी बुरी तरह जो है इस पर असरअंदाज हुए हैं। और एक और भी बात थी, दूसरी जगह पर एक मैंने कर दिया कि जो हमारे जो पीटीआई के अरकान असेंबली थे और जो पार्टी के पुराने कारकुन थे उनको नज़रअंदाज करने की जो शिकायत हैं अब वो बहुत आई हैं, क्योंकि टिकटों की जो है वो तकसीम पर भी सवाल उठे। सैफ साहब हमारे साथ लाइन पे, जरा उनसे। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कल जब आपसे हमारी बात हुई थी तो हमने प्रोग्राम के बाद हमने कहा कि बैरिस्टर साहब का लहजा जो है वो इतना एंथुसियास्टिक नहीं है, तो कोई लगता है कि रिजल्ट जो है ना वो नहीं आ रहे, और वो साबित हो गया। सर क्या वजह हुई, क्यों, आप क्या किसको जिम्मेदार करार देते हैं? देखें, दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरा लहजा वाकयात और हवादिस से मुतासिर नहीं होता। शायद बहुत बोल बोल कर थका हुआ था, इसलिए आपसे बात करते हुए आपको अंदाजा हुआ। सही। हाँ, दूसरी बात यह है कि जहां तक ये इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या वजह है परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की, तो सबसे बुनियादी वजह तो एग्जैक्टली जो अभी बयान की जा रही थी आपके प्रोग्राम में, कि पार्टी के अंदर से कुछ डिसिप्लिन की कमजोरी समझ लें, इसको आप जाती या बाहमी इख्तिलाफात को मैनेज ना करना समझ लें। लेकिन ये हकीकत है कि कई हलकों में या तो पीटीआई के अपने लोग अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए, उनको गिला शिकवा ये था कि शायद वो ज्यादा मुस्तहिक थे पार्टी का टिकट लेने के और उनको टिकट चूंकि नहीं दिया गया तो वो मुकाबले में आ गए, जिसकी वजह से वोट तकसीम हुआ। साथ ही इसके साथ एक जो मतलब रिलेटेड वजह है, जो बिल्कुल इसी की वजह की ही एक और शक्ल है, वो ये है कि अगर अपने लोग खड़े नहीं हुए तो उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवारों की मदद जरूर की है और अपनी कैंपेन को अच्छे तरीके से नहीं चलाया, यानी अपनी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये दो वजूहात तो ठीक है। सैफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वजूहात जो अब आपको समझ आ रही हैं, इसे पहले क्यों नहीं महसूस किया गया और पहले इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए, रोकने की कोशिश भी की गई और इस पर कई बार बातचीत भी हुई, और जो क़यादत है उन्होंने कोशिश भी की कि बाहमी इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी, कोई हफ्ता 10 दिन पहले भी कई उम्मीदवार जो हैं वो उनको कंसल्ट किया गया, कई लोगों को कंसल्ट किया गया जो उन उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें, इससे पार्टी को नुकसान होगा। कुछ लोग आए, उन्होंने कमेंट भी किया कि हाँ, हम आगे जो है वो अपने पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि देखें, थोड़ा सा हमें इस बल्दियाती इंतखाबात की जो डायनेमिक्स होती हैं उनको भी नजर में रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा फोकस किस्म की इलाकाई सियासत पर मबनी इंतखाबात होते हैं। जाती ताल्लुकात, जाती रंजिशें, बिरादरी, कबायली जो अदावतें होती हैं वो इनमें जरूर एक रोल प्ले करती हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ भी यही हुआ है, क्योंकि इलाकाई सतह पे सियासत होती है, लोकल इश्यूज पे होती है, तो जो पार्टी के अपने लोग हैं उनके अपने भी इश्यूज थे जो वक्त पे रिजॉल्व ना हो। सर, आखिरी सवाल में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब जो दूसरा मरहला है, क्या आप ये जो गलतियां हैं इससे आप कुछ सीख लेंगे या उसी तरह रहेगा और पिशावर हाथ से निकला, बड़े अहम शहर आपसे निकले, केपी के अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो जाएगा? देखें, एक जरा आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब देने से कबल मैं आखिरी हिस्से पे जरा कमेंट करूंगा। पेशावर बज़ाहिर हमारे हाथ से निकल जाने की हद तक तो आपकी बात इस हद तक सही है कि हाँ, हमने वो इंतखाब में जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है फिल वक्त उसके मुताबिक हमने लूज किया। लेकिन एक बात आपको बताऊं, 60,000 के करीब वोट जो हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार ने लिए हैं, 50,000 से ज्यादा हमारे उम्मीदवार ने लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त जो हमारे अपने उम्मीदवार के हक में पोल शुदा वो वोट जो मुस्तरद किए गए हैं टेक्निकल गलतियों की बिना पे, वो उससे ज्यादा है। अगर वो रिजेक्ट ना होते या वो वापस हो जाएं, जिसको चैलेंज भी करने का प्लान है और वो चैलेंज हो भी चुका होगा अब तक, वो अगर हमें पड़ जाए तो हम जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा वोट ले चुके हैं। लेकिन हो गई हैं गलतियां, क्योंकि लोग होते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शंस की समझ आती है। फिर 6 बैलेट पेपर थे, यानी एक बंदे को 6 वोट मिले जिसपे उसने निशान लगाने थे, जिसमें कई गलतियां भी हुई हैं, तालीम ना होने की कमी की वजह से या बाकी हिदायत पूरी तरह से ना होने की वजह से। अब ये तो पहला हिस्सा हुआ, इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस नाकामी को शिकस्त नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता वाकई एक टेम्परेरी वक्ती सेटबैक जरूर है। दूसरी तरफ बात है कि सबक सीखा, तो मैं ये समझता हूं कि सबक बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर किसी ने नहीं सीखा तो फिर उसको अपना सियासी लाएहमल किसी और तरफ जो है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी सबक नहीं सीखेंगे
तो आइंदा का जो इलेक्शन और ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आने वाला है करीब, उसमें भी फिर इसी तरह की नाकामी को बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब हमसे बात कर जनाना रहे थे। साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि इनकी एक तंजीम या हिकमत अमली सियासी वो नहीं थी, फिर तमाम अपने वो जो इमरान खान का विजन था कि अपने रिश्तेदार खड़े कर दिए और पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। तो आप इसके असरात क्या आइंदा, ये दूसरा मरहला तो है, क्या आइंदा आम इंतखाबात में अगर यही खिचड़ी पकी तो क्या असरात देखते हैं हम? देखो शफीक साहब, जो इमरान खान साहब का एक ख़ास जो शनाख्त इस सियासत में बनी, उन्होंने ख़ानदानी सियासत को चैलेंज किया था और एक आम आदमी जो था और एक तालीम याफ्ता तबका जो था, जो सियासत से दूर था, वो अट्रैक्ट होके आया। अनफॉर्चुनेटली केपीके के इन इंतखाबात के अंदर बहुत बुरी तरह से अकरबा परवरी देखने में आई। हर ताकतवर वज़ीर ने अपने बेटे को या अपने रिश्तेदार को या अपने भतीजे को या अपने दामाद को आगे लेके गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो वहाँ की मुकामी क़यादत और वर्कर्स थे उनमें बददिली फैली। ये एक मैं समझता हूँ नविश्ता दीवार है। अगर ये अब ना पड़ी पीटीआई ने तो आने वाले दिनों में खाली केपीके का मसला नहीं है, इसके असरात पंजाब में भी पड़ेंगे, इसके असरात पूरे पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। बेहतर ये है कि अब जो पार्टी क़यादत है और ख़ास करके केपीके की जो क़यादत है वो इन चीज़ों का इदराक करे कि वक्त अब वो चले गए कि जब ख़ानदानी सियासतें जो पुश्त दर पुश्त चलती थी कामयाबी के साथ, अब वर्कर बहुत जिसे कहते हैं बालिगुल नज़र है। अब जो लोग जिन्होंने मारे खाते हैं, जो कैद भुगतते हैं, जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, जब वो बारी आती है वर्कर्स की तो ये ताकतवर तबका, वडेरा तबका जो है ये आ गया कि अपने औलादों को नवाजना शुरू कर देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कामयाब मिसाल थी गरीब आदमी के तर्जुमानी की, लेकिन फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वडेरों ने, चौधरियों ने, सरमायादारों ने घेरा और उन्हें डी ट्रैक किया। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डेफिनेटली उन्होंने इस सारी सूरत हाल का इदराक किया होगा और वो एक्शन भी लेंगे। और अगर अभी भी ना समझे तो ये समझ लें कि ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरात मुरतब करेंगे। राणा साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि माजी के अंदर 2018 के शफीक साहब इंतखाबात में पीटीआई जो है वो एक अच्छी और बेहतर मैनेजमेंट के ज़रिए जो है इन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में कामयाब रही है। जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे, देखिए जब पीटीआई जो है इसमें तमाम जमातों से लोग आए हैं, पीपल्स पार्टी से भी आए हैं, जमात इस्लामी से भी आए हैं, नून लीग से भी आए हैं, मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ दलों से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन 2018 के इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर एक जो एल्डर्स थे, पार्टी के बड़े थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने पूरे पंजाब का, पूरे मुल्क का दौरा किया और वहाँ जो नाराज लोग खड़े थे, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, उनको फिर उन्होंने बिठाया। कोहाड़ से अब्दुल सबूर साहब हैं, हमारे पीटीवी के नुमाइंदे हैं। अब्दुल सबूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबूर साहब, हम अभी बात कर रहे हैं केपीके में जो रिज़ल्ट आए हैं, बुरी परफॉर्मेंस आई है केपीके की मुकामी क़यादत की। आप क्या समझते हैं? आप वहाँ मौजूद थे, कुछ रात भी आप मुझे बता रहे थे कि वर्कर्स को इस सतह पे डिसाइड होना हुआ कि वो पीछे हट गया और ये रिजल्ट नज़र आया। हाँ जी, अगर चूंकि ज़्यादातर जो केपीके के अंदर थी वो पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, क्योंकि पीटीआई के जो असल कारकुन थे उसको पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से उसको टिकट नहीं दिया गया था, जबकि जो पैराशूटर थे जो दीगर पार्टियों से शामिल हुए थे हाल ही में, तो उसको टिकट दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे केपीके की अगर आप बात की जाए तो जिसका नतीजा ये निकला है कि जीयूआई टॉप पे आ गई है, फिर आज़ाद उम्मीदवार पास हो गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जब रिजल्ट आ गया है, अब जो नाराज कारकुन है उनका रद्द-ए-अमल क्या है? कोई थोड़ा सा उन्हें फील हुआ कि गलती हुई है? हाँ बिल्कुल, अगर इसका करक और कोहाट में अगर आप देखें तो करक में भी चूंकि वहाँ पे जो करक के जो एमएनए हैं शाहिद खटक, उसने जो असल कारकुन थे जो शुरू ही से पार्टी के साथ थे, तो उसमें उसको टिकट देने की बजाय उसने अपने मामू को टिकट दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग थे वो उससे नाराज़ हो गए थे
जिसका नतीजा ये निकला कि एक तहसील पे जो तख्त नसरती तहसील है वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीता है, जो मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आई, लेकिन जो विनिंग पोजीशन है वो आज़ाद उम्मीदवार की है। अलबत्ता 2 तहसीलों पे, एक बांडा दाऊद शाह है वहाँ पे पीटीआई जीती है, और जो करक का मेन वो तहसील है वहाँ पे भी पीटीआई का वहाँ पे मुकम्मल रिजल्ट नहीं आई, लेकिन वहाँ पे जो विनिंग पोजीशन है वो पीटीआई की है। चलो बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर साहब। तो अभी जो सैफ साहब कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग का सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना वोट ज़ाया हुआ है पीटीआई का कि वो अगर गिनती में आ जाए तो हम जीत जाते हैं। अब अगर ऐसा होगा तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। नहीं, मेरा मतलब है कि ये तो एक टेक्निकल मसला है ना कि वो जीतेंगे या हारेंगे, गिनती होगी नहीं होगी, इस बहस में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये ठीक है, एक राइट होता है कैंडिडेट का, वो अपना अवेल कर सकता है। लेकिन जो सवाल बुनियादी नोयत का है ना, जो आपने भी उठाया है और उसने भी बात की है, वो ये है कि ये जो हमारी सियासी कल्चर बनता जा रहा है ना जमहूरी जमातों के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एएनपी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, यानी आप ये एमएनए एमपीएस जो है ना, ये अपना हक समझते हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को कब्जा करने का। ये समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे भांजे, हमारे भतीजे जो है ना, बस ये इनका ही राइट है, बाकी पार्टी जाए भाड़ में। बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक ज़माने में कहा था कि जो बंदा एमएनए एमपीए बनेगा फिर नीचे उसको रिजर्व सीटों पर औरतों को नहीं मिलेगा, फिर वो हमने देखा उसकी वायलेशन हुई। असल सवाल तो ये है कि अगले मरहले में जाने से पहले पहले क्या पीटीआई इस बात को रिविजिट करेगी कि ये जो गलती अभी इस वक्त एमएनएज, एमपीएज और वुज़रा ने अपने अपने रिश्तेदारों को टिकटें दी जारी की हैं, जिससे पार्टी के अंदर एक इंतशार पैदा हुआ, आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गए, पार्टी का मुकाबला पार्टी से शुरू हो गया, उसका फ़ायदा फिर उन अपोजिशन जमातों ने उठाया। तो क्या इसको रिविजिट किया जाएगा कि इसी तरीके से जो अगले मरले के अंदर भी अगर यही मिनिस्टर्स हजरात जो हैं और यही एमपीए और यही एमएनओ ने अपने अपने रिश्तेदारों को टिकटें जारी की हुई हैं और उन्हीं को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर उसका रद्द अमल भी आएगा। असल में पार्टी, देखिए जमहूरी जमातें क्या होती हैं, जमहूरी जमातें एक पॉलिसी के तहत आगे बढ़ती हैं, और पॉलिसी ये ड्रा होती है कि जो टिकटों की तकसीम का मामला है उसको जितना शफाफ बनाया जाए, जितना ज़्यादा उसके अंदर लोगों की शमूलियत हो, ताकि जो जायज़ कैंडिडेट है वो सामने आ सके। अब होता यह है कि जो अकरा परवरी हमारी पॉलिटिक्स, अब ये देखिए ना, पेशावर वाला जो कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी उनके उनके बेटे अरबाब साहब के बच्चे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, ये जो जीते हैं ये सेनेटर गुलाम अली जो है उनके बेटे हैं। यानी ये तय हो गया है कि आप किसी सियासी वर्कर को मौलाना फजलुर रहमान के दामाद, हाँ जी, दामाद कहाँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये क्या हमने तय कर लिया इस सियासी निजाम के अंदर कि सियासी कारकुन महज जज्बाती नारे लगाएगा, महज जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, महज आपके लिए कुर्सियां समेटेगा, महज आपके लिए वोट लेगा, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बारी आएगी तो ये एमपीएस एमएलए जो है डोमिनेंट होकर आ जाएंगे कि नहीं जी ये तो हमारा हक है, इसके अलावा यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। राना साहब देखें, आप मसला ये है कि ये इन्होंने जिक्र किया है पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब, उनका दामाद और उनके बेटे, बला बला बला, ये तो डे वन से देख लेना कि आप यहाँ पे अगर ऊपर नवाज शरीफ, नीचे शहबाज शरीफ, मरियम हमजा, ये एक लड़ी चली आ रही है। आगे जुनैद सफदर तक की बारी आ जाती है जी, उसको भी लोग फिर आगे सुने, आगे जुनैद सफदर को तैयार करेंगे, ऑल इन द फैमिली। पीपल्स पार्टी में देख लें ऊपर, अगर वो तो पूरी भुट्टो फैमिली है, और सिर्फ इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये जो है ना अपना ये अकरबा परवरी की सियासत ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ना हमारा कोई देखें, उनकी तो फैमिली को यहाँ है नहीं, और उन्होंने एक मेरिट रखा था। डुबोया किसने, जो आगे इसके आगे इसके सूबाई सतह पर जो नीचे लीडर हैं। अब देखें इमरान खान साहब हर जगह नहीं हो सकते, वो एक विजन देते, एक पॉलिसी देते, ये पॉलिसी विजन है, और आपका जो नीचे अगर उसको अमल ना करें तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान को, मैं सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डंडा उठाना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि पार्टी के खिलाफ ही पार्टी खड़ी हो गई है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल खालिद साहब, महंगाई भी एक फैक्टर है, और डेफिनेटली महंगाई के जवाब में खाली लफ्ज़ जो हैं वो तो पूरे नहीं होंगे। हुकूमत जो अपना प्लान लेके आ रही है वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। सर्दी, इमरान खान साहब ने कहा कि सर्दी कम होगी तो महंगाई भी में फ़र्क पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका, बरतानिया, सब जगह पे महंगाई का एक वेव है। क्या जो नुमाइंदे हैं वो जाके प्रॉपर तरीके से महंगाई के हवाले से हुकूमती पोजीशन क्लियर नहीं कर सके? देखिए राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई और केपी के अंदर बाद मामलात के अंदर जो गोनस पर सवालात थे वो भी मौजूद थे, लेकिन इनसे जो बड़ा इशू था वो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे, और जो सलमान बात कर रहे थे, अरकान असम्बली जो हैं वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को लाना चाहते थे। पहले मरहले में तो भाई आप देखें कि ये तो तमाम जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं और जो वफाकी और सूबाई वज़रा हैं,
इनमें से तो कोई बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं था। सब ने तो मुखालफत की थी कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाए। और ये तो हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं अब वो बेज़िद थे कि हर सूरत करवाने हैं। और उनके साथ जो हमारे वजीर इत्तलात हैं चौधरी फवाद हुसैन, वो भी बल्दियाती इंतखाबात के बड़े हामी थे। और चंद एक और वज़रा को निकाल कर तमाम पूरी वफाकी और सूबाई कबीना जो है, पंजाब के अंदर भी ये कुछ हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अरकान असम्बली जो हैं वो अपने हलकों के अंदर, अपनी अजला के अंदर, अपनी तहसीलों के अंदर किसी किस्म की जो पावर है, जो अख्तियारात हैं, वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ जो पुराने पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के अहदेदार हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया होता है, वो नज़रअंदाज होते हैं। तो फिर उसके रिएक्शन में फिर वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। तो यही कुछ केपी के अंदर हुआ है। साहब ये बताए ना, ये जो इस वक्त अभी बात शफीक साहब ने भी की थी, ये तो क्रेडिट दे देना कि एक बड़ा शफाफ इंतखाब जो है ना वो पीटीआई ने करवा दिया है। बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट हो और वो ऐसे इलेक्शन करवा रही हो। और पहले ये खदशा था कि जी पता नहीं कितनी हुकूमत मुदाखलत कर रही होगी, अब वो मुदाखलत भी सामने आ गई, कितनी मुदाखलत हुई है, नताइज हमें जाहिर कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो हमें कम अज़ कम वहाँ हुकूमत को देना पड़ेगा, इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि एक शफाफ इंतखाब और ख़ास तौर पर एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम जो है वो तो उन्होंने दिया। बिल्कुल। देखिए सलमान साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, इमरान खान हो सकता है कि केपीके के अंदर ये नताइज में हार गए हों, लेकिन इमरान खान ने इतनी बड़ी जंग जीती है जो तारीख़ के अंदर इमरान खान का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। पिछले 1947 से लेकर आज तक हर हुकूमत ये दावा करती थी कि हम बुनियादी जमहूरियत के ऊपर जाना चाहते हैं, हम जो बुनियादी जमहूरियत है उसको करना चाहते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जब हो रहे थे तो उससे पहले सर्वे नहीं होंगे? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को इस बात का नहीं पता होगा कि महंगाई हमारे गले पड़ जाएगी? क्या आपको नहीं पता कि इमरान खान को ये रिपोर्टें गई होंगी कि जनाब अली ये वर्करों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं? कि वो शेख रशीद ने कहा था कि इमरान खान बहुत सारे लोगों से ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन होंगे, चाहे मुखालिफ जीते चाहे कोई जीते, इलेक्शन होंगे, बुनियादी जमहूरियत का जो फ़लसफ़ा है वो उस पर अमल होगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने आप को पाकिस्तान की तारीख में और बहुत सारे हवालों में उनका जिक्र रहेगा, ये जिक्र हमेशा रहेगा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर बुनियादी जमहूरियत का जो असल कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक खेले, और हार जीत होती रहती है। खालिद साहब, हम आपको याद होगा प्रोग्राम के बाद भी डिस्कशन करते हैं या पहले भी हम डिस्कशन करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह रहे थे कि महंगाई की वजह से जो है इनको बहुत टफ टाइम मिलेगा और रिजल्ट वो नहीं आएगा? तो अगर हमें पता है था तो क्या इमरान खान को नहीं पता होगा? बड़ी बात तो ये है कि मुझे खुद इन्फॉर्मेशन है ज़ाती तौर पे, इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब में ये जो मेयर के बराह रास्त इंतखाबात है ना, इस पर पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी हुई थी, इनको भी पता है, और इमरान खान साहब एक तरफ ऐसे ही है। और सब ये कहते थे सर मौजूदा हालात में मेयर के बराह रास्त इंतखाबात जो है वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हम हार जाएंगे? बिल्कुल। आप जाएं, मेयर के बराह रास्त इलेक्शन करवाएं, इंतखाबात करवाएं, नतीजा कुछ भी निकले, मैं उस तरह का नतीजा नहीं चाहता जिस तरह का शहबाज शरीफ नतीजा निकालते थे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि जाएं आप इलेक्शन करवाएं यार, आप डरे मत और हमें मुकाबला करना है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए वो चीज तो आप हमें ट्रांसलेट होती हुई नजर आई है। कल पहली दफा तारीख में पाकिस्तान में मेयर की सतह पर बराह रास्त इलेक्शन का आगाज हो गया। केपीके से अभी इस्लामाबाद में होना और अभी पंजाब से होना है। और जब पीपल्स पार्टी की सिंध में बारी आई और जब सारी अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि मेयर के बराह रास्त इलेक्शन करवाएं, तो पीपल्स पार्टी उससे भाग रही है। राणा साहब मेरी बात सुने, ये जो केपी का इलेक्शन है आई ओपनर है। अब इसको आगे अगर पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, बाकी सूबों में हो रहा है, बलूचिस्तान में होना है, सिंध में होना है, तो ये जो है इमरान खान साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, या वो ऐसी अपना आगे कर कमेटी बना दें कि भाई आपने अपने बच्चों को मामू चाचे को टिकट नहीं देना, जो इमरान खान का वीन उसके मुताबिक चलना है, तो फिर कोई बेहतर रिजल्ट निकलेगा। नहीं तो हर तरफ यही रोना होगा। और जो नीचे की क्यादत है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई उनका लीडरशिप, उनके लीडर की क्या विजन है, क्या वो कह रहे हैं, उससे ना खेलें। आप जो है उसको अपने लीडर को धोखा दे रहे हैं। सियासत में देखें, लीडर को फॉलो करेंगे फिर ही कामयाबी होगी। अगर आप धोखा देंगे जो जिसमें केपी में हुआ है तो फिर रिजल्ट यही होगा। ठीक है। ये राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अंदर जो बेख्तियार किस्म का वो बल्दियाती निज़ाम दे रही है, वो तो अपनी जो उनकी कायद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, उसकी नफी कर रही है। आपको याद होगा कि मोहतरमा
बेनज़ीर भुट्टो ने शफीक साहब 92 में लाहौर के अंदर ही जफर मसूद भट्टी की रिहाइश का पर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो बुनियाद थी वो पीपल्स पार्टी की कायद बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी, लेकिन खुद ही उनकी जमात ने जो है उसकी नफी कर दी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये दोबारा आते हैं और फिर आके बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क में नैब चलेगी या सियासत चलेगी। उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या तमाम अदालतों को ताला लगा के कह दें कि गलियां सुंजी हो गई हैं और मिर्ज़ा यार फिरे जो मर्जी लूटता फिरे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक। और हम अब बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान अखबारात में आज छपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब इस मुल्क में या नैब चलेगी या सियासत चलेगी। और फिर उनका यह भी कहना है कि जनाब अली हमसे रब्ता किया गया तो हमने उन्हें कहा कि पहले इस हुकूमत को फारिग करें और छुट्टी करें फिर हमसे बात करें। तो पीपल्स पार्टी की जो डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग है उस पर हम बात करेंगे कि वो कहाँ खड़ी है, कि पीपल्स पार्टी भी क्या अब इस बात पे क्या बल्कि इसी पे काम कर रही है कि उसे किसी तरह चोर दरवाजे मिल जाए। चोर दरवाजे मिलने के इम्कान हैं। देखिए ये जो आपने बयान पढ़ा है ना इनका कि हुकूमत ख़त्म, ये जो उन्होंने ये बिल्ली के ख्वाब छिछड़े। अब देखें आप दावा करते हैं कि आप जमहूरियत पे अब ये यकीनी और इसकी आपकी एहसास भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और बेनज़ीर भुट्टो थी, उनसे हट के आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं जी हमसे इदारे खुल के बात करते हैं, इदारे हमसे बात करें, हम उनको पॉलिसी देंगे। अरे भाई पहले अपने जो करप्शन और लूट मार में आपकी सियासत लिबड़ी हुई है, लिबड़ी कहते हैं ना, लबरेज है। अच्छा, पहले उससे जान छुड़ाएं फिर ये अपना आगे आएँ। पहले लूटा हुआ पैसा वापस करें, सरे मल का पैसा वापस करें, जो बिलावल हाउस और सारा सिंध का आपका डेवलपमेंट फंड खा गए उसका अपना हिसाब दें, फिर आगे बात करें। और ये जो आपने लगाया कि मुल्क में नैब चलेगी, असल में वो ये कहना चाह रहे थे मुल्क में नैब चलेगी या हमारी लूट मार और करप्शन की सियासत। अब नैब एक इदारा है, उसने तो अपना जो आपने किया वो तहकीकात करें, वो निकालना है, उस तरफ कोई नहीं आता। ना नवाज शरीफ साहब आते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब आते हैं, ना मरीम नवाज आती है और ना पीपल्स पार्टी आती है। कि जो आप मुल्क का लूट मार कर ले गए पैसा वो वापस लाएं, लेकिन इनको और हिले बहाने कहा इधर से पकड़ते उधर से पकड़ते, हम किसी तरह हुकूमत में आ जाएं। जो हुकूमत में आगे 30 साल आपने इस मुल्क के साथ किया है, खुदा न खास्ता अगर फिर आ गए तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए ठीक है आप तनकीद करें, लेकिन अपने गुरबान में भी झाँकेंगे जो आपने इस मुल्क के साथ किया है वो उसका मुदावा कब होगा, कब वो पैसे वापस करेंगे, कब वो लूट मार के आप चीज़ें वापस करेंगे। आप कानूनी मुशकाफियों के पीछे फिर के या अच्छे वकील करके तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं होने देते। अगर ठीक है आप ये आपका हक है, आप अपनी मुखालफ सियासी कुव्वत पे आप तनकीद करें, लेकिन जो इस मुल्क का पैसा लूटा हुआ है उसका भी जवाब देना। अब नैब इनका बड़ा पुराना बयान है कि नैब जो है वो सियासत और ये हुकूमत जमहूरियत के लिए ख़तरा है। जरदारी साहब ख़तरा आप हैं जमहूरियत के लिए, ख़तरा नवाज शरीफ साहब हैं, ख़तरा शहबाज शरीफ साहब हैं, ख़तरा हमजा शरीफ है, ख़तरा जो है मरीम नवाज है, जो करप्शन को सपोर्ट करते हैं, करप्शन पे कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं कि वो ठीक है, सब ठीक है और नैब को ख़त्म कर दो। ये NRO जो ना ये NRO इनडायरेक्ट NRO मांग रहे हैं कि ये NRO नहीं मिलेगा, इन्हें साफ देना होगा। बिल्कुल ठीक है। बात यह है
कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शफीक साहब इन दोनों जमातों ने, बड़ी जमातों ने वादा किया कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो नैब को ख़त्म करके एक नया मुतबादल एहतसाब का निज़ाम लाएंगे। उस वक्त तो इनके पेट में मरोड़ उठ गया और वो नैब के ऊपर फिर उन्होंने समझौते किए, अपनी मर्जी के चेयरमैन लगाए, नताइज अपनी मर्जी के निकाले ताकि पाकिस्तान में एहतसाब ना हो सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि चले मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लूँ कि जी नैब को ख़त्म कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या मुतबादल निज़ाम है पीपल्स पार्टी के पास एहतसाब का, वो ज़रा बता दें। आपने सिंध में क्या मुतबादल निज़ाम के तहत एहतसाब किया, ज़रा वो बता दें। 15 बरसों से आपकी हुकूमत है। मसला वही है जो अभी साराना आपने कहा है कि इस मुल्क में सियासतदानों को बेलगाम कर दें, उनको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी में ना लाएं, उनका कोई एहतसाब ना करें, उनसे कोई शफाफियत की बात ना करें, उनसे कोई पैसा की बात ना करें। कल फजलुर रहमान ने कहा ना कि सियासतदानों को बदनाम करना छोड़ दें, यानी उनको पर करप्शन के इल्जामात मत लगाएं। यानी अगर आप पे कोई इल्जाम लगे तो आपको फौरी तौर पे आ जाता है कि जी नैब जो है वो सियासत के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, इस मुल्क के लिए खतरा है, इस आइन के लिए खतरा है। अच्छा, अब जरदारी साहब ये पूछें, ये जो बड़ी मासूमी से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी मिन्नतें कर रही है, और भाई इस्टेब्लिशमेंट आपकी मिन्नतें कर रही है बकौल, अगर आपकी बात मान लें तो ये जो नताइज अभी आपने केपीके में 2 सीटों की सूरत में लिए हैं, ये जो पंजाब में आपकी पोजीशन है, इससे आपने क्या नतीजा निकालना है पहले बताएं। और ये बड़े शान शौकत से कह देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिन्नतें कर रही है। सवाल यह है कि आप जाते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के पास मिन्नतें कराने के लिए, आप जाके कहते हैं ना कि जी आप हमें रिलीफ दें, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पहले जरा इमरान खान को बाहर निकाल दें। तो ये मैं समझता हूं कि एक तजादात पर मबनी सियासत है जरदारी साहब की, और जरदारी साहब जो है वो बड़ी पावर पॉलिटिक्स के हम कहते हैं बड़े डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और वो कल बड़ा जश्न मना रहे थे कि जी पीटीआई का हमने केपीके के अंदर जो है ना तबाह कर दिया। जरा इस बात पे भी तो एनालिसिस कर ले कि पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों खत्म हुई है, इस बात का भी एनालिसिस करें। कल केपीके के अंदर 2 सीटें आपको क्यों मिली हैं, आपकी पार्टी खुद कहां खड़ी है। ठीक है खालिद साहब, जरदारी साहब का जो ये बयान है और उनका लबो लहजा, ये क्या ये जो 2 ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कुछ वोट पड़े, ये उसकी वजह से चेंज हुआ है? देखिए राणा साहब, 2-3 चीज़ें हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जब से सिंध तक महदूद होकर रह गई है, तो उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वहाँ से सिंध से निकलकर कुछ स्पेस नेशनल सतह पर और दूसरे सूबों के अंदर भी कुछ स्पेस चाहते हैं। और जब पीटीआई की हुकूमत तश्कील दी जा रही थी तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने एक फार्मूला दिया था कि हम पीटीआई के साथ जो है वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और हमें इसके बदले जो है वो अवान सदर जो है वो दे दिया जाए। और इस हवाले से चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन का जो नाम है अब वो भी आया था, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने इससे इत्फाक नहीं किया था। अब भी वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अगर कोई अदम इत्माद की कोई तहरीक आती है तो उसके ज़रिए किसी मखलूत हुकूमत का वो सेटअप का हिस्सेदार बन जाए, या फिर उन्हें जो 2023 के इंतखाबात में उनमें कोई उनको थोड़ी स्पेस मिल जाए जिसके जरिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने शफीक साहब एक और बड़ा अहम फैसला किया है जो आप पूछना चाह रहे हैं। वो ये है कि उन्होंने फैसला किया है कि नजरियात की सियासत अब हमने नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करनी है। तो इसी तरह वो जो फार्मूले हैं वो जरदारी साहब खुद ही दे रहे हैं। राणा साहब, मैं खालिद साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, वो सिंध रूरल की जमात है, सिंध अर्बन की जमात नहीं है, वो एक जो देही इलाके उनकी जमात है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो अपना खिचड़ी पक रही है, कभी वो मुझसे एक नून शोशा छोड़ दिए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, कभी जरदारी साहब ये ऐसा बयान देते हैं, आपको याद है पहले भी बयान दिया था कि हम 3 साल के लिए आए हो, फिर इनका पता नहीं चला था। तो दावा करते हैं जमहूरियत के और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं और बातें ये करते हैं, ये खुला तजाद क्यों है? ये देखें, वो एक पुराना लतीफ़ा 5वीं छठी में हमने सुना था कि जिंदगी जो है ना वो मुस्कुराने का नाम है, और आपको देखता हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों लतीफ़ा याद आ जाता है। तो और हमें खुशी है कि सुबह प्रोग्राम से पहले जो आपकी मयूसी थी वो अब खत्म हो गई। अच्छा, वो पुराना एक लतीफ़ा है कि वो जंगल में हाथी का निकर खो गया था, तो एक चूहा छुपा हुआ था। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों छुपे हो? उसने कहा यार हाथी का निकर खो गया तो मेरे तो शाके कि मैं ना पा लिया। तो भाई हाथी का निकर कहाँ, चूहे की जिसामत कहाँ? और पीपल्स पार्टी पहले अपनी सर्वाइवल जो है वो तो क्लियर कर ले सिंध के अंदर भी। अगर मैं फिर वही जिनसे ये शफा मांग रहे हैं, अगर थोड़ा सा वहाँ से भी सिंध से भी हाथ हल्का हो जाए तो इनकी सर्वाइवल सिंध में भी मुमकिन नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये शफीक साहब कि एक तय कर लिया जाए कि मुल्क के अंदर 2 आइन है,
एक कमज़ोर का है जो साइकिल चोर को 6, 7, 8, 10 साल जेल में रख सकता है, मुर्गी चोर को 10-12 साल अंदर रख सकता है, ठीक है। इशारा तोड़ने पर पुलिस वाले से बहस करने वाले को आप बगैर किसी उसके अंदर फेंक सकते हैं और ज़मानत भी नहीं होने देंगे। और जो ताकतवर तबका है जिन्होंने इस मुल्क का खजाना लूटा है, वसाइल लूटे और अहम ओहदों के ऊपर बैठ के इस मुल्क के तमाम वसाइल अपने बच्चों के लिए किए, उनके लिए एक अलहदा कानून बना दिया जाए कि आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नैब नहीं होगा आपके लिए, कोई अदालत आपके लिए नहीं होगी, किसी अदालत से समन नहीं आएगा, कोई अदालत आपको नहीं पूछेगी, आप जो मर्जी करें लूटे। एक मासूम सा लड़के की तस्वीर आती है, ठीक है, और पता चलता है कि अब इसको पेनिट्रेट किया जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में, उसको सॉफ्ट इमेज बनाया जाता है, पोलो खेलते हुए, यूं देखते हुए गाना, और फिर उसका खूबसूरत चेहरा, और ताकि वो लॉन्च किया जा सके। तो भाई अगर ये मुल्क ताकतवरों के लिए इसी तरह है तो फिर ठीक है, गरीब आदमी को, कुकड़ी चोर को 20 साल के लिए अंदर कर दो, साइकिल वाले को 40 साल के लिए अंदर कर दो, ताकि कानून चलता रहे। बड़ा अलमिया ये है कि जो पार्टी के अंदर बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं वो उन बच्चों के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं दरबार के अंदर, क्योंकि बादशाह सलामत की औलादे हैं और हमने इनकी खिदमत। अच्छा जी, प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं जो है आपसे आरफा नूर साहिबा का कालम है डॉन में, वो कहती हैं कि जो मजबूत मुकामी हुकूमतों की ज़रूरत है और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो बात बनेगी, जो हम बात कर रहे हैं। देखिए सर, बात यह है कि वो उन्होंने इसी तनाजुर में लिखा है जो इस वक्त पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि देखिए सियासी जमातों के अंदर को अपना तजाद ख़त्म करना होगा। वो तजाद ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं होते, इख्तियारात निचली सतह पर देना नहीं चाहते, सारी पावर जो है वो अपने तक रखना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद पावर जो है वो शेयरिंग के फार्मूले पे यकीन ही नहीं रखते। और जो इन्होंने ये भी कहा कि सारा का सारा जो MNA MPs हैं, जो हम अपने प्रोग्रामों में कहते रहे कि ये है बुनियादी तौर पे जो पावर्स को डिवॉल्व करना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी बात उन्होंने उठाई है कि अगर आप पाकिस्तान में म्यूनसिपैलिटीज़ के रोल को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों की सर्विस डिलीवरी ठीक हो, आप चाहते हैं कि लोगों की लोकल गवर्नेंस ठीक हो, तो उसके लिए फिर आपको और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को अपनी तरजीहात के अंदर लोकल गवर्नमेंट को बुनियादी फोकस देना होगा, ताकि हम पाकिस्तान में अपने गवर्नेंस के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकें। वो अरफा साहबा कहती हैं कि जो बड़े शहर हैं उनके साथ साथ छोटे शहरों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये देखिए राणा साहब, बदकिस्मती से माजी में हमने देखा कि पिछली हुकूमतों के दौर में वफाक ने तो NFC अवार्ड के तहत सूबों को पैसे दे दिए, लेकिन सूबों ने आगे जो पंजाब के या दूसरे सूबों के जो पसमानदा अजला थे वहाँ जो वसाइल मुंतकिल करने थे, अब वो करने की बजाय वसाइल का जो रुख था अब वो लाहौर समेत चंद बड़े शहरों तक जो है वो महदूद कर दिया गया। देखिए वसाइल की जो तकसीम है पूरे सूबे के अंदर आबादी की बुनियाद पर एक जैसी होनी चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तमाम कौमी अखबारात ने जो इदारियाँ लिखे हैं वो IC इजलास और अफगानिस्तान के हवाले से लिखे, और रोज़नामा एक्सप्रेस ने ये अपने इदारिये में लिखा है कि 6 नकाती जो फ्रेमवर्क की तजवीज़ है वो काबिल अमल है और बुरहान से निकाल सकती है अफगानिस्तान को। हाँ देखिए, इसमें हम इस प्रोग्राम में बातें करते रहे, हमारा मीडिया पहले इस इशू को हाईलाइट करता रहे और हमारी हुकूमत इमरान खान साहब इसको हाईलाइट करते रहे, लेकिन इसमें जो अपोजिशन है इसका हिस्सा जो है वो आटा में नमक के बराबर। अब तमाम इदारे इसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया और साबित किया कि पाकिस्तान इसकी अहलियत रखता है, और तमाम जो OIC के जो वज़ीर ख़ारजा वो यहाँ पे आए और इन्होंने ये कहा है कि इसको आगे जो आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से ये एक पॉलिसी गाइडलाइन तो बन गई, अब मसला है कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो वो कहते हैं इंसानी इल्मे से आगे बात बढ़ के आगे, फिर जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब आपके पेट में रोटी नहीं होगी ना तो फिर वो बंदा कुछ भी कर सकता है। जिसके बच्चे अगर बीमारी से भूख से मरेंगे खुदा न खास्ता, तो फिर वो अपना अल्लाह माफ़ करे कह रहना चाहिए, लेकिन 9/11 जैसे वाक़यात हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। बजाय उनको उस तरफ धकेलने के दाइश वहाँ पे है, बजाय दहशतगर्दी पपने के लिए आप जो एक अलामिया है, जो एक उन्होंने फैसला किया है उस पर अमल करें, ताकि वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म न ले और उन लोगों को जीने का हक मिले। वो कुछ नहीं मांग रहे, बिल्कुल ठीक, वो आपसे जीने का हक मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। टॉप ट्रेंड इमरान खान ही है, और टॉप ट्रेंड ये बताता है कि इमरान खान ने जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक
स्टांस लिया, एक कदम उठाया है। इसके नताइज कुछ भी निकले, कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि सियासतदान और लीडर में वही फ़र्क है जो स्मोग और फोग में फ़र्क है। स्मोग डस्ट लेके आती है और फोग एक खुशगवार तासुर लेके आती है। इमरान खान ने जो फैसला किया उसके खुशगवार तासुर आने वाले दिनों में आपको महसूस होंगे, जब निचली सतह के ऊपर हमारे मसाइल हमारे दरवाजे के ऊपर हल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।